सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी नीट की केमिस्ट्री में, जो कि आपका 25% ऑफ द पेपर है, उसमें कौन से टॉपिक्स है जिसकी ज़्यादा वेटेज है, कौन से टॉपिक की कम वेटेज है। और जैसा कि मैं अपने पिछली वीडियोस में भी बोलता आ रहा हूँ, जिस टॉपिक की ज़्यादा वेटेज है वो आपको पहले रिवाइज करना है, और जिसकी कम वेटेज है वो आपको उसके बाद रिवाइज करना है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक बिल्कुल छोड़ देना है, उसको भी रिवाइज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आएगा, और अगर नहीं आया तो 4 मार्क्स जाएंगे और गलत गया तो 5 मार्क्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इलेवेंथ के पोर्शन से। सो इलेवेंथ में आप देख ही रहे हो, सबसे ज़्यादा जिनकी वेटेज है वो है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये फिजिकल केमिस्ट्री के ना सबसे वास्ट यूनिट्स हैं। मतलब अगर आप, और थोड़े टफ भी हैं, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इसके कॉन्सेप्ट थोड़े टफ लगते हैं। तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम आता है ना इलेवेंथ में, तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस एक, मतलब कोई नहीं हिला सकता। और वेटेज भी काफ़ी है, मतलब टोटल 14% वेटेज है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। उसके बाद आता है हमारा एक चैप्टर जिसकी खुद अकेले की वेटेज तो 5% है, लेकिन अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता ना, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं आ सकती। तो ये मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत अप्लाई होता है, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर्स बनाने के कॉन्सेप्ट्स, ये सारे आपको आने ही चाहिए इस चैप्टर में, और वेटेज भी अच्छी है 5%। उसके बाद हमारी इलेवेंथ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आता है हमारा जीओसी और हाइड्रोकार्बन, उसकी टोटल वेटेज है 4%। अब हाँ, ऐसा देखने में लग रहा है कि ये 4% कम है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि जीओसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है। जीओसी के जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, वो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में अप्लाई होते हैं, इसलिए आपको जीओसी अगर नहीं आती है तो आपको ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती। इसलिए इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि पहले जीओसी रिवाइज करो, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी रिवाइज करो। और उसकी जो है 4% दिख रही है इसमें, मतलब हाइड्रोकार्बन्स की है 4%, क्योंकि जीओसी के सारे कॉन्सेप्ट्स ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होकर आते हैं। ओके। उसके बाद हमें दिख रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, जो कि मतलब छोटा चैप्टर भी है, और इसमें इतना ज़्यादा भी नहीं है याद करने को, और इसमें कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल भी हैं। जो वो H2O2 के फॉर्मूलेज हैं वो कॉन्सेप्चुअल भी हैं, जो आप समझ सकते हो। तो इसकी वेटेज 3% है, मतलब दो क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही, और वो जो फॉर्मूले हैं ना, उनसे मतलब न्यूमेरिकल आता भी नहीं है। उसमें बस जो परसेंटेजेस हैं वो आपको याद रखनी है। उसके बाद है हमारा एक और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शन 3%। इसमें तो मतलब क्वेश्चन वहीं से आता है, बैलेंसिंग इक्वेशन से ही क्वेश्चन आता है, बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन से ही क्वेश्चन आया है। और बाकी जो इसमें वो वाला पार्ट दिया है, सेल्स वाला पार्ट, ईएमएफ वाला पार्ट, नर्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट, वो आप इसमें छोड़ सकते हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका और डिटेल में आएगा। तो उससे आप इसकी जगह वहाँ करो तो ज़्यादा फायदेमंद रहो, फायदे में रहोगे। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये चैप्टर तो ऐसा है कि मतलब इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों अच्छे से इक्वली बटे हुए हैं। तो अगर इससे दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक थ्योरी का होगा, एक न्यूमेरिकल का होगा, और वेटेज 2% है। उसके बाद है हमारा पी ब्लॉक, जिसकी यहाँ आपको लग रहा होगा कि पी ब्लॉक की 2% कम वेटेज है, लेकिन अगर आप ट्वेल्थ का पी ब्लॉक देखोगे, ट्वेल्थ के पी ब्लॉक का, तो 5% वेटेज है। तो मतलब टोटल पी ब्लॉक की तो 7% वेटेज है। और अगर अभी आप कोई, और अगर मतलब आपका सिलेबस हो चुका है और आप रिवीजन का सोच रहे हो, तो पी ब्लॉक को तो एक साथ ही रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि इलेवेंथ का पी ब्लॉक किसी और एक दिन रिवाइज कर रहे हो, ट्वेल्थ का पी ब्लॉक किसी अगले दिन रिवाइज कर रहे हो, दोनों को साथ ही में रिवाइज करो। तो पी ब्लॉक मतलब इसे 2% की जगह आप 7% ही लो, मतलब इलेवेंथ और ट्वेल्थ का पी ब्लॉक मिला के पी ब्लॉक की 7% है। लिख देता हूँ, 11 + 12। ओके। उसके बाद आता है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, उसकी भी 2% वेटेज है, मतलब एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही, और इसमें भी मेजरली आपको जो चीज़ें याद रखनी है, वहाँ आपकी जो अलॉन्ग डाउन द पीरियड जो आपके ट्रेंड्स जाते हैं, जिस उसमें क्या एक्सेप्शन होती है, जैसे सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज़्यादा हो जाती है वगैरह वगैरह, वो आपको मेन याद रखना है, और क्वेश्चन भी उन्हीं से आता है मेजरली। उसके बाद है हमारा एक पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। इसमें तो आपका मेजर जो क्वेश्चन आएगा ना, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही आएगा। जो डोबर्नियर ट्राइड्स हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, वो नहीं है पढ़ना, क्योंकि वो तो मतलब बोर्ड्स में, मतलब जो इलेवेंथ के पेपर होते हैं उनमें भी उससे क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, वो जो डोबर्नियर ट्राइड्स वाला जो है, सॉरी नॉट डोबर्नियर ट्राइड्स बट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उससे हो सकता है कि वो आ जाए एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, क्योंकि वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन उसके भी चांसेस कम है, उसको बस थोड़ा रफली दिमाग में रखना कि उसने कैसे किया था वगैरह, क्या उसने कॉन्सेप्ट लगाया था। और इससे एक क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएगा, 2% वेटेज है। सेम गोज विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 2% वेटेज है, और इसमें तो ऐसा है कि थ्योरी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल। तो इसमें अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसके मेजर चांसेस है कि वो थ्योरी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल ना करो, क्योंकि 60-40 के बेस पे है। 40% चांसेस है कि न्यूमेरिकल आ जाए, 60% चांस है कि थ्योरी आ जाए। उसके बाद है हमारा फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, इलेवेंथ का, जिससे
1% वेटेज है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं आता तो आपको ये चैप्टर आ ही नहीं सकते, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स। और इससे क्वेश्चन भी वही आता है, मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। तो ये तो आप छोड़ नहीं सकते, मतलब इसमें तो जो आपका स्टोशियोमेट्री होता है ना, वही मेन है। ओके, तो ये था हमारा 11th का पोर्शन। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे 12th के पोर्शन में किस टॉपिक की क्या वेटेज है। तो सबसे पहला टॉपिक जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है 9%। मतलब 4 क्वेश्चन तो इससे आएंगे ही आएंगे। और मैं तो मतलब मानता भी नहीं हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्योंकि इस ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने ही पड़ेंगे रादर देन रट्टाफिकेशन। अगर आपने समझा नहीं है तो रट्टा मारने का इस चैप्टर में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा, इससे तो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल सवाल ही आना है। तो इसकी वेटेज 9% है। उसके बाद आता है हमारा सॉल्यूशंस, जिसकी वेटेज 5% है। और सॉल्यूशंस में भी सवाल कहाँ से आता है, जो आपकी 4 प्रॉपर्टीज दी हैं एक आइडियल सॉल्यूशन की, उससे ही सवाल आता है। तो इसकी 5% वेटेज है। उसके बाद है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का तो मैंने पी ब्लॉक की तो 7% वेटेज मानो आप, 11 और 12 मिला के। मतलब इन दोनों को तो साथ ही रिवाइज करना है, 11th और 12th का मिला के। उसके बाद है हमारा डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, इसकी 5% वेटेज है। इसमें हो सकता है कि आपको शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने से पहले ही आपको क्या करना है ना, जो एलिमेंट्स के नाम है अलोंग द ग्रुप, उन सबको अच्छे से याद कर लेना। मतलब ट्रिक बना के याद करो, चाहे डायरेक्ट नेम्स याद करो, लेकिन उनको पहले याद कर लेना, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना, फिर आपके लिए थोड़ा ये ईजी हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कीटोन एंड एल्डिहाइड। मतलब इसका 4% वेटेज है, मतलब 2 क्वेश्चन तो आपको इससे मिलेंगे ही, या फिर 3 भी हो सकते हैं। और एक बात ये ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद कोई ना बताया आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब सब आपको कहेंगे कि मैकेनिज्म पूरा याद कर लो, स्टेटमेंट्स जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम याद करते हैं वैसे याद कर लो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपको उसमें ये पता है ना कि कौन सा रिएजेंट क्या कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, तो आपकी 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसे ही हो जाएगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते नहीं है, वैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक सबस्ट्रेट दे दिया, ऊपर रिएजेंट दे दिया और पूछा प्रोडक्ट क्या है। तो उसमें तो आपको पता ही होना चाहिए ना कि रिएजेंट क्या कर रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है कि माइल्ड रिड्यूसिंग है, ऐसे वही। तो वैसे ही अल्कोहल फिनॉल ईथर 4%, हेलो एल्केन हेलो अरीन 3%। और बाकी हाँ, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो उसमें वैसे आएगा रिएक्शन का मीडियम वगैरह वगैरह, मतलब ऐसे नहीं आ जाएगा कि रिएक्शन का मैकेनिज्म है, उससे पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ मतलब, और मैकेनिज्म में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंटरमीडिएट क्या बनता है। उसके बाद है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के ये 3 चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स 3% वेटेज है उसकी, सॉलिड स्टेट की 2% है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी 2%। केमिकल काइनेटिक्स से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और इसमें मेजर जो क्वेश्चन होते हैं ना केमिकल काइनेटिक्स में, वो हाफ लाइफ से आते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो। सॉलिड स्टेट से भी जो मेजर क्वेश्चन होते हैं वो डिफेक्ट से आते हैं एक तो, और जो उसमें वो स्ट्रक्चर्स दिए हैं उससे आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें मेजर क्वेश्चन आपकी नर्व्स इक्वेशन से आते हैं, और बाकी सेल्स जो लास्ट में दिए उनकी रिएक्शन से आते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा मेटलर्जी, जिसकी वेटेज 2% है। अब मेटलर्जी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसमें मेजर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो वहाँ आते हैं जो आपके एक्सट्रैक्शन की रिएक्शन की है, उसमें वो पूछेगा कि उस रिएक्शन में ये बनता है वगैरह वगैरह, जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन की। और दूसरा कि कौन से मेटल की कौन सी ओर है, उसका नाम क्या है, वो वैसे पूछेगा कि विच ऑफ दीज इज नॉट द ओर ऑफ आयरन वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन, ऐसे पूछ सकते हैं। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, जिसकी वेटेज 2% है। सरफेस केमिस्ट्री में जो फेवरेट टॉपिक है वो तो क्लोराइड वाला है, और बाकी इसमें एग्जाम्पल्स तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये था सरफेस केमिस्ट्री 2% के बेसिस है। तो ये एक एनालिसिस थी पास्ट 10 ईयर्स की नीट की केमिस्ट्री के लिए। ऐसी और भी वीडियोस में नीट से रिलेटेड लाता रहूँगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।